पंकज जी, आप अपने को हमेशा कहते हैं प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक स्टोरी टेलर। ये क्या चीज है? दरअसल प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक स्टोरी टेलिंग को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। तो नाउ द टर्म इज पॉलीमैथ। खुद को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है नहीं। और छोटे शहरों ने ये सिखाया कि अगर आप खुद को सीरियसली नहीं लेंगे ना तो फिर शनि भी आपको क्या बिगाड़ देगा। अच्छा, तो आप इतने सारे पॉडकास्ट में जाते हैं, ऐसा कभी होता है कि आपको आपकी टक्कर का हैंडसम मॉडरेटर मिल जाए? कैसा लग रहा है आपको? कि मणिना वलयंग वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति करा है। कविनाच विभुर विभुनाच कवि कविना विभुनाच विभाति समान। तो सारी समस्याओं को खुद सुलझाते हैं। वहाँ ह्यूमर भी है, वहाँ र्यूमर भी है, वहाँ रस भी है, बहुत कुछ कूल है, बहुत कुछ अनुकूल है। और सबको मिला जुला के आप कुछ बनते हैं। आपका अपना एक लर्निंग स्कूल है। मुझे लगता था कि सोचा नहीं गया मेरा नाम रखने से पहले। बहुत आउट ऑफ लेजीनेस रख दिया गया। तो पढ़ते क्या है आप? मैं लोगों को पढ़ता हूँ, अपने आसपास की सिचुएशंस को पढ़ता हूँ, मौसम को पढ़ता हूँ, जंगल को पढ़ता हूँ, पशुओं को पढ़ता हूँ। तो उस क्लिष्ट भाषा को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके अगर सरल करें तो उसके टेकर्स बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं हिंदी से प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी से नफरत है और उर्दू से घृणा है जी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग जज करते हैं, उनको लगता है वो लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उससे ब्रह्मा करते थे, या वो ठीक है। दैनिक जागरण हिंदी है हम बातें किताबें सेगमेंट में हर हफ्ते हम बात करते हैं एक ऐसे लेखक के साथ जिन्होंने कुछ अनोखा रचा है जिसको पाठकों ने बहुत पढ़ा है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के हिंदी हम चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। ऐसा बहुत कम होता है कि इस चैनल पर दो हैंडसम लेखक एक साथ आ रहे हों। तो इस बार मॉडरेटर और लेखक दोनों ही बहुत हैंडसम है, क्योंकि कोई मेरी तारीफ करेगा नहीं, मैंने अपनी खुद से कर ली है। मेरे साथ है आज पंकज दुबे, जिनकी कई किताबें आ चुकी हैं। मैंने उनकी सबसे पहली किताब जो पढ़ी थी लूज़र कहीं का, उसके बाद इश्क आपा, फिर लव करी आई, इश्क बाकी, और भी कई किताबें हैं जिनके बारे में कि हम पंकज दुबे से आज बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने बारे में बहुत सी और अनोखी बातें कहते हैं और हम उनको करते हुए देखते हैं। हम दोस्तों ने उनको अब द लेजेंड कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं उसको देख के हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके शो में। पंकज जी, आप अपने को हमेशा कहते हैं प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक स्टोरी टेलर। ये क्या चीज है? स्टोरी टेलर तो स्टोरी टेलर है। जी, दरअसल उसका मतलब सीधा है कि मैं किसी एक प्लेटफॉर्म या फॉर्म ऑफ मीडिया तक सीमित रखना नहीं चाहता अपनी किस्सा गोई को। तो जब मैं लिखता हूँ, राइटर होता हूँ, जब मैं पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ, पॉडकास्टर होता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, फिल्मकार होता हूँ जी, और लाइव शोज में अगर स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ तो लाइव स्टोरी टेलर हूँ। तो मैंने सबको मिला जुला के दरअसल प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक स्टोरी टेलिंग को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। तो नाउ द टर्म इज पॉलीमैथ जी। तो उसमें जो है सीमा सिर्फ स्टोरी टेलिंग तक भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑथरप्रेन्योरशिप में भी हूँ, कुछ उद्यम और करता रहता हूँ जो मीडिया से जुड़े भी होते हैं, दूसरे फॉर्म्स ऑफ मीडिया से। सो आजकल शुरू किया है पॉलीमैथ बोलना और इस टर्म के अराउंड बातें करना। वाह जी। अच्छा, ये नया शब्द है ऑथरप्रेन्योरशिप जी, इसका क्या अर्थ हुआ? एक ऐसा ऑथर जो उद्यमी भी हो, जिसमें ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी हो। तो ऑथरप्रेन्योर इज द पर्सन, या ऑथरप्रेन्योरशिप इज द ये शब्द है। तो ये आज मैंने नया शब्द सीखा पंकज जी के साथ। मैं कई सारी नई चीजें इनके साथ सीखता रहता हूँ। एक आपका बड़ा अच्छा सा पॉडकास्ट है, बहुत चर्चित हुआ, स्मॉल टाउन बिग स्टोरीज। तो पॉडकास्ट की बात बाद में करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है आप झारखंड के एक छोटी सी जगह चाईबासा से आते हैं जी। तो ये स्मॉल टाउन से ये बिग स्टोरी पंकज दुबे की बनने की कहानी क्या है? कहाँ से शुरू हुई यात्रा, कहाँ तक पहुंचे, थोड़ा सा इसके बारे में। जी, मैं पैदा रांची में हुआ था जी, लेकिन होश संभाला चाईबासा में। वहाँ मेरे पिता प्रोफेसर थे अंग्रेजी साहित्य के, टाटा कॉलेज चाईबासा में, और वहीं पे डीएवी स्कूल्स में पढ़ाई हुई चाईबासा में। उससे भी छोटी एक और जगह है झीक पानी, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ पे +2। और बचपन से ही काफ़ी एक मैं पैशन अपने अंदर पाता था
कि टू रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे बात करूं, अपनी कहानियां कैसे उनको सुनाऊं। ये नहीं पता था ये करियर बनने वाला है। फिर पढ़ाई के बहाने दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया जी, कि यहाँ आने पे लगा कि भाई सरपट दौड़ने के लिए सपाट जमीन है, और वाद विवाद प्रतियोगिताएं और रचनात्मक लेखन, थिएटर, ये सारे सिलसिले चलते रहे और अपनी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होती रही। यहाँ बहुत मौके मिले, कई सारे नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के डिबेट्स में शरीक होने का मौका मिला, काफ़ी सीखने को मिला। और सीखने को मिला कि खुद को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है नहीं। और छोटे शहरों ने ये सिखाया कि अगर आप खुद को सीरियसली नहीं लेंगे ना तो फिर शनि भी आपका क्या बिगाड़ देगा। और वहाँ यहाँ के बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया और मास्टर्स के लिए अप्लाइड कम्युनिकेशंस में, और बाद में बीबीसी में चयन हुआ तो बीबीसी में एज ए ब्रॉडकास्टर काम करने लगा लंदन में। और फिर स्वदेश देख ली शाहरुख खान जी। सोचा क्यों ना मैं बल्ब जलाने लौटा हूँ, और फिर आ गया। और उस समय जो प्रेमिका थी वो इंडिया में थी, तो उनको बुलाने से ज्यादा मुझे लगा मैं ही लौटा हूँ। और यहाँ फिर दिल्ली में आके थोड़े समय चैनल 7, और तब वो जागरण का चैनल था। और जागरण से मेरे बड़े करीबी रिश्ते अलग अलग समय में चैनल 7 में रहा मैं। फिर जागरण का एक मीडिया स्कूल था, वहां भी मुझे मौका मिला था कुछ क्लासेस लेने का, जिनसी। और जागरण फिल्म फेस्टिवल शुरू करने का मौका मिला, क्यूरेटर शुरुआती 2 सालों तक रहा। और अब आपके पॉडकास्ट में हूँ, ये भी जागरण का है जी। तो ये ना समझा जाए कि कुछ सेटिंग है पुरानी जान पहचान। और है भी, तो अच्छी बात है। लाइक माइंडेड लोगों को, लाइक हार्टेड लोगों को तो मिलना चाहिए, संस्थानों को, लोगों को, क्यों नहीं। अच्छा, तो आप इतने सारे पॉडकास्ट में जाते हैं, ऐसा कमी होता है कि आपको आपकी टक्कर का हैंडसम मॉडरेटर मिल जाए? कैसा लग रहा है आपको? आपको जो है लुक्स को लेकर आपका प्रेम जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। और आपको बिल्कुल मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तमाम सोशल मीडिया पोस्ट पे देखता हूँ, जो एल्गोरिदम है आपको लाइक और आपको लव करने वाले लोगों का, उसमें खास जेंडर की बहुतायत संख्या है। तो मैं तो आई एम नोबडी टू सर्टिफाई यू। आप काफी अच्छी शख्सियत के स्वामी हैं खुद जी। पंकज जी से जो मेरी मुलाकात हुई थी, मैं आप लोगों के लिए बताऊं, पहले मैंने किताब पढ़ी थी, और किताबें पढ़ने के बाद, और मैं उस दौरान पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी था, तो अक्सर एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है जयपुर में, जाता रहता था, वही हमारी मुलाकात हुई। और जो सबसे सुंदर बात है पंकज जी की, इनको शायद याद नहीं होगा, तो मुलाकात होने के बाद तब लवकरी आई हुई थी, मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैं बाकी किताबें पढ़ रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि नई किताब की बधाई, और मैंने अभी आपकी नई किताब जो है वो नहीं पढ़ी है। तो मैं थोड़ा सा जो होता है ना कि संकोच के साथ कि मैं नई किताब नहीं पढ़ी है। और जो जवाब था वो जवाब उस बात को साबित करता है, जिन्होंने कहा कि अपने आप को इतना भी सीरियस मत लो। इन्होंने कहा कि नवीन भाई, वो किताब हमने लिखी है, आप पढ़ेंगे अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ मिस नहीं हो रहा है। तो ये जो था, क्योंकि कोई भी राइटर जो है ना वो बड़े उसमें रहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, मैंने जो किया, तो 1-2 बेस्ट सेलर किताबें उससे पहले आ चुकी, और उसके बाद जिस खूबसूरती से आपने उस बात को कहा, तो ये जो होता है हम्बलनेस और अपने आप को सीरियस न लेना, ये इंसान के लिए बहुत कठिन है। तो ये जो प्रैक्टिस से होता है, या ये बाय नेचर ही आपके अंदर ये चीज है? दरअसल 2-3 बातें जी। एक तो हम सभी लोगों को सिखाया ही जाता है, घर में संस्कार दिए जाते हैं कि आप हम्बल रहें और खुद को सीरियसली नहीं लेना है, ये भी समाज ने सिखाया ही है। ये सब ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अब हम्बल रहकर या ह्यूमिलिटी लाकर व्यक्तित्व में आप किसी गॉड सिंड्रोम की तरफ ना जाएं। अब ये ज़रूरत है। जिस दिन आपने तय किया कि आप डायरी लेखन से हटकर किताबें लिखेंगे, तो ये भी तय हो गया कि आप लोगों के लिए लिखेंगे जी। तो आपको तो लोग से जुड़ना होगा। और सबसे बड़ी समस्या किसी भी आर्ट फॉर्म में ये हो जाती है, अगर वो पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं से कट जाते हैं। अगर लेखक अहंकारी हो गया, दंभी हो गया अपनी योग्यताओं को और काम को लेकर, और लोक से कट गया, तो फिर उसका काम कौन देखेगा?
तो मुझे लगता है अच्छा लेखक आप फिर भी बन सकते हैं। सबसे जरूरी इस अभ्यास की है कि इंसान ठीक रहे, ताकि लोग आपसे जुड़ें। जी। आज मान लीजिए आपने कोई राइटिंग की, कोई जरूरी नहीं है वो दुनिया की सबसे अच्छी कृति हो, लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास में, हो सकता है एक दिन आप वो कर लें। लेकिन इंसान बुरे हैं तो फिर तो आप मणि से विभूषित उस सर्प के समान हैं जहां जहर भी है। तो फिर वो संस्कृत का श्लोक हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था कि मणिना वलयंग वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति करह कविना च विभुर विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सवा। तो वो है मसला। तो हमें देखना है कि हमें मणि चाहिए तो विष के साथ चाहिए या उसके बिना चाहिए। तो ये जो दम्भ है, ये विष है, विषैला है, टॉक्सिसिटी है। तो ये अब जरूरत है। अगर दुनिया से, या तो आप सेक्लूजन में रहिए, डायरी लिखिए, हु केयर्स। लेकिन अगर आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, लोगों के लिए फिल्में बना रहे हैं, लोगों के लिए पेंट वर्क कर रहे हैं, और आप अगर दम्भी हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, तो एक जरूरत जो है, जरूरी जरूरत, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और ये हैम्पर करेगा। करेक्ट जी। अच्छा, एक चूंकि आप प्रोफेसर के पुत्र हैं, मैं भी उसी तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ, सेम बैकग्राउंड, तो हम लोगों के घर में एक अनुशासन और एक वो संस्कार वाली बात आपने कही वो रहती है। लेकिन इस सारी चीज में जगह का भी असर हमेशा होता है। तो रांची में होना अलग बात थी, चाईबासा में होना अलग बात थी। वो ठीक है, आपका परिवेश, आपका सोशल सर्कल वैसा ही होगा जैसे आपके पिता का सर्कल है जो बचपन में है। लेकिन उसके बावजूद समाज में जो है वो छोटी जगह पर प्रायः हम मानते हैं कि आपका सर्कल जो है, लड़कों के केस में स्पेशली, वैसा बनता है जो ऐसा नहीं होता जहां हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। तो वो चाईबासा को और एक और जगह का आपने नाम बताया था जो मैं मिस कर गया, मतलब नाम झिकपानी। तो इन जगहों पे बने हुए दोस्तों का कितना योगदान है, और जब दिल्ली आते हैं तो उस दिल्ली का, डीयू का कितना योगदान है, क्योंकि झारखंड तब तो बिहार ही था। जी। तो हम जो बिहार से आए हुए लड़कों का दिल्ली में एक अलग ही तरह का रहता है, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे हम कैसे भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो, लेकिन ये शहर थोड़ा सा अचंभा हम लोगों को हमेशा देता है। तो वो उस अनुभवों को थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा। देखिए, मैं तो स्मॉल टाउन सॉलिडारिटी का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, और स्मॉल टाउन मेरा सबसे पसंदीदा विषय भी है, और मैं खुद ही स्मॉल टाउनर हूँ जी। और मेरे व्यक्तित्व में जो भी चीजें हैं उसकी पूरी बुनियाद तो छोटे शहरों में ही पड़ी है। जो मेरे चाईबासा के दोस्त हैं वो भी सेक्लूजन में नहीं है, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हम लोग साल में 1-2 बार ट्रैवल करते हैं साथ में, देश ही नहीं दुनिया में भी कहीं जाते हैं। अब सब लोग अब अलग अलग शहरों में हैं और अलग अलग काम में हैं, लेकिन हम लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है कि इससे 10 लोग हैं कि ये तारीख तय हो गई, स्थान तय हो गया, बजट तय हो गया, आप अगर नहीं आ सकते हैं तो आपको मिस नहीं किया जाएगा, आप बस अपने हिस्से का पैसा भेज दीजिए। तो अगर एक व्यक्ति भी तैयार है जाने के लिए तो सबको पैसे भेजने हैं। और कभी साथ, कभी अभी हम लोग ताडोबा से आ रहे हैं, हम लोग गए थे टाइगर रिजर्व और हमने एक दिन में 2 सफारी में 7 टाइगर्स देखे। पिछले साल अगस्त के महीने में मसाई मारा गए थे कीनिया, हम लोग 4 लोग गए थे। तो जितने लोग भी जाने को तैयार हैं, बाकी लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये वाली सॉलिडारिटी है। मैं हमेशा मानता हूं कि परिवार 2 तरह के होते हैं, एक अस्क्राइब्ड जो हमें मिले होते हैं, अब माता पिता भाई चाचा मौसा जो है वो है, आप कुछ कर नहीं सकते उनका, और एक है अचीव्ड, वो परिवार जो आप अर्जित करते हैं, जो बनाते हैं समाज में। वो आप चुनते हैं कि भाई नवीन मेरे दोस्त रहेंगे, फला मेरे दोस्त रहेंगे, मैं एक अपनी दुनिया बनाता हूं। तो मेरा ज्यादा विश्वास अचीव्ड फैमिली में, ज्यादा मैं उन पे बैंक करता हूं। मैं सोच सकता हूं मैं 2 बजे रात में आपको कॉल कर सकता हूं जी, मतलब मेरे अंदर झिझक नहीं आएगी अगर मैं आपको उस तरह का मित्र अपने अचीव्ड फैमिली का हिस्सा मानता हूं तो। और इन सब का, चाहे वो चाईबासा हो, झिकपानी हो, रांची हो, दिल्ली हो, हर जगह लोगों ने काफी कंट्रीब्यूट किया। दिल्ली का और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का भी बहुत बड़ा योगदान रहा व्यक्तित्व में और व्यावसायिक सफर में, जीवन के सफर में, क्योंकि वहां आप परिवार से आते हैं और अपना परिवार फिर बनाते हैं, सारी समस्याओं को खुद सुलझाते हैं। वहाँ ह्यूमर भी है, वहाँ र्यूमर भी है, वहाँ रस भी है, बहुत कुछ कूल है, बहुत कुछ अनुकूल है, और सबको मिला जुला के आप कुछ बनते हैं। आपका अपना एक लर्निंग स्कूल है। और उस जिंदगी को, उन बातों को मैंने अपनी पहली किताब वाटर लूजर कहीं का में समेटने की कोशिश की। तो वो तो है, हम लोग लिखते भी वही हैं जो जीते हैं। तो इन सब का डिफरेंट स्टेजेस पे काफी असर रहा।
और बदस्तूर जारी है। बिल्कुल। मैं यहाँ से इंग्लैंड गया, वहां भी छोटे शहर में था पहले। कॉवेंट्री एक छोटा शहर है वेस्ट मिडलैंड्स में, वहां भी इंडिया के और इंडियन डायस्पोरा के लोग और कई ब्रिटिशर्स, कई फ्रेंच, अलग देशों के लोग भी दोस्त बने, एक अचीव्ड फैमिली का हिस्सा बने। फिर लंदन मूव किया, तो इस तरह। जी, पहली किताब वाटर लूजर जिसका आपने जिक्र किया, मैंने शायद इंग्लिश में पढ़ी थी, हिंदी में पता नहीं। मैंने एक किताब आपकी इंग्लिश में पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी थी। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं कि पंकज की सभी किताबें हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, और ख़ास बात यह है कि उनका अनुवाद कोई दूसरा नहीं करता, दोनों भाषा में खुद लिखते हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो सारी ओरिजिनल किताबें हैं, अनुवादित किताब नहीं है। इसलिए हम उनको 10 किताबें हम कहते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल लिखी गई है हिंदी में, हिंदी के हिसाब से लिखी गई है, अंग्रेजी में उसी कहानी को अंग्रेजी के हिसाब से लिखा गया है। हाँ, तो उसमें मुझे वो ध्यान है जो कैरेक्टर्स आपके हैं, तो उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, पांडे अनिल कुमार सिन्हा। लेकिन वो अपने आप को कहता है पैक्स। तो ये जो पंकज दुबे पीडी हुए, जबकि पंकज तो बड़ा पॉपुलर नाम है, तो पीडी जो है ये वहीं से वो पैक्स का थॉट आया था। क्योंकि पीडी आप अपने आप को, आपको सारे दोस्त पीडी ही कहते हैं। तो ये नाम को शॉर्ट करने का आइडिया जो है वो पीडी से पैक्स का हुआ या वैसे आ गया? नहीं, दोनों से दोनों को हुआ। ये ऐसा ही मैं सोचता हूँ। हाँ। मैं शुरू में छोटा था तो पंकज मुझे लगता था कि सोचा नहीं गया मेरा नाम रखने से पहले बहुत आउट ऑफ लेजीनेस रख दिया गया कि पंकज, सुनील, मनोज, गौरव, ये सारे जो नाम है इतने ज्यादा कॉमन है। मेरा भी नवीन में फिर भी ना, देयर इज द रिंग, नवीन इज स्टिल बेटर। अच्छा, ठीक है। और पंकज, नीरज, सुनील, और जितने नीरज सुनील मुझे माफ कर दीजिएगा, आप ऐसा नहीं सोचते हो तो मैं सोचता हूँ। तो मुझे लगा कि यार अच्छा दुबे, दुबे भी कोई मुझे सिंघानिया वाला रिंग नहीं देता था। स्टाइलिश नहीं लगता था, फिल्मों में भी देखता था तो विलेन का चमचा है, कॉमेडियन है। करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा दुविधा में रहता था, वो छोटे शहर का बालक। तो मैं सोचता था नाम ऑर्डिनरी है तो बाकी सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। हाँ। तो उसमें लगा रहता था, उसके इर्द गिर्द काम करता रहता था। कितने सारे लोग हैं और उनके मन में ये ख्याल आता होगा कि उनका नाम उनसे बिना विचार किए हुए रख दिया गया है। हाँ। जाहिर रहता है वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है नाम रखने में ये ऑप्शन हो कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो डिस्कशन हो और फिर नाम बदला जाए। क्योंकि क्यों रखा जाए वो नाम अगर उसको नहीं पसंद है तो। बहरहाल, तो उसमें बहुत खेल करते करते पीडी तक बात आई कि पीडी इज साउंडिंग कूल, तो मुझे थोड़ा उसको कूलीफाई करने का मन करता था। तो वो टेंडेंसी मैंने अपने प्रोटैगनिस्ट में डाली कि पांडे अनिल कुमार सिन्हा को लगता है कि उसका नाम बहुत ज्यादा ही लंबा है, इट्स नॉट कूल। तो उसने पैक्स किया, ट्रेन में ही पैक्स, और वो एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों से दिल्ली में बोलता भी था पैक्स, इट्स कूल, ये बोलता भी था। कि मतलब आप समझ नहीं पा रहे तो समझ लीजिए। तो जिंदगी की इन्हीं मतलब हल्की फुल्की बातों से, कुछ व्यंग्य से, कुछ हास्य से कहानी के सारे किरदार निकले वहां जी। और मैं क्या करता हूँ, कई बार मेरे जितने किरदार हैं वो किसी एक किरदार पर बेस्ड नहीं होते। क्योंकि हम सब की पूरी जिंदगी तो इंटरेस्टिंग नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, 2-3 लोगों के इंटरेस्टिंग पार्ट्स को क्लब करके एक नया किरदार बनाता हूँ, ताकि वो इंट्रीगिंग हो, उसमें दिलचस्पी रहे जी। अच्छा, पांडे अनिल कुमार सिन्हा से मुझे ध्यान है, जैसे मेरा नाम नवीन चौधरी है, लेकिन एक्चुअल में मेरा सर्टिफिकेट में नाम है नवीन कुमार चौधरी। तो हम बिहारियों में कुमार जो है और कुमारी लड़की में कुमारी लग ही जाता है। तो आप भी पंकज कुमार दुबे थे? पंकज कुमार दुबे था। अच्छा, बचपन सबसे पहले जी। 10th के लिए जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उस समय जो टीचर वाज हेल्पिंग, तो उन्होंने बोला कुमार इज सो आउटडेटेड, लीव इट। मैंने बोला ओके। मैं खुश हुआ कि मेरे नाम पर चर्चा हो रही है कम से कम। तो एक थे विश्वास सर शायद नाम था उनका, तो उन्होंने बोला कुमार इज आउटडेटेड, तो इसको कर देते हैं पंकज दुबे। मैंने ओके सर, हो गया। तो इस तरह कुमार वहां ड्रॉप हुआ, भला हो उनका। और फिर बाद में उसको और एब्रिविएट किया। हाँ। लेकिन अब मैं आम इन टर्म्स, अब मुझे मेरे नाम से दोस्ती मेरी हो गई है। जी। तो नाम पे आते हैं, आपकी किताबों के जो नाम जब उसको हिंदी में लिखते हैं तो लूजर कहीं का जी, तो एक अंग्रेजी का शब्द है, फिर हिंदी आता है जी। इश्कियापा जो है वो तो अलग ही, मैंने नया शब्द ही बनाया। हाँ, उस पर भी मैं अलग से बात करूंगा। और या हम उसकी भी साथ में बात कर सकते हैं। लव करी एक अंग्रेजी का शब्द, करी हमारा उसमें आ जाता है। ऐसे ही जो है आपकी कई 3 किताबों में तो कम से कम ये है कि अंग्रेजी हिंदी वो जो है नाम
साथ में मिक्स होते हैं। जब वो इंग्लिश में जाता है तो इंग्लिश तब तो हो ही गया, जब हिंदी में आता है दोनों रहता है। तो किताबों का नामकरण कैसे होता है, और इश्क आपा का भी कहानी बताइए कि वो अलग से कैसे बना। जी, दरअसल जैसा मैंने बोला अपने नाम के बारे में, सभी किताबों के नाम के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। जैसा मैंने बोला, नाम चाहे किताब का हो या इंसान का, नाम एक पहचान है। उसी नाम से जाना जाएगा उस किताब को, उस फिल्म को, उस कहानी को या उस किरदार को। हाँ। वो बहुत जरूरी है। तो जैसा मैं अपने नाम को लेकर उधेड़बुन में रहता था, तो मुझे लगा मेरे द्वारा क्रिएट किया जा रहा जो ये है काम, हाँ। इसके नाम पर तो काम होना चाहिए। तो अब वो कैसा हो, तो मैं हिंदी को अंग्रेजी से, उर्दू से, तमिल से, फ्रेंच से, इटालियन से अलग नहीं मानता। मैं भाषाओं की लड़ाइयों में पड़ता ही नहीं। मैं उसको एक माध्यम मानता हूं अभिव्यक्ति का, कि ठीक है हम लोगों को विचार का प्रचार करना है, ठीक है, वो कैसे हो जल्दी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द इंटेग्रिटी, कि सोल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो जैसे लूजर कहीं का, अब लूजर का जो है हिंदी शब्द जो भी आप सोचें, लूजर जितना मारक नहीं है, नहीं होता। लोक भाषा में उसको स्वीकार किया गया है। हाँ। तो लूजरत्व में जो मजा है वो उसके हिंदी शब्द से ढूंढ के उस झगड़े में पड़ के नहीं है। तो मुझे लगा नहीं, लूजर कहीं का ज्यादा अपीलिंग है, हर कोई समझता है। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा अचीवर होता है, कुछ कमियां वो खुद में पाता है, और मन में बोले या ना बोले उसको अपने लूजरत्व का एहसास रहता है। हाँ। तभी वो मेहनत करता रहता है आगे बढ़ने के लिए। तो लूजर कहीं का वैसे शब्द टाइटल आया। इश्कियापा जब टर्म मैंने तैयार किया, तो पहले प्रकाशक के यहाँ इस पर विचार विमर्श बहस सब हम लोगों ने किया। ये भी बात रखी गई कि भाई नया शब्द ऐसे कैसे बना सकते हैं। मैंने बोला क्यों नहीं बना सकते, और लोगों पे है ये, तो पाठकों पे, अगर वो स्वीकार करते हैं मतलब इट्स वर्किंग। हाँ। कि जब आप इश्क में आपा खो दें जी, तो इश्कियापा, तो इश्कियापा है। और तो इश्कियापा ऐसे बना। और लव करी, अब करी भी अंग्रेजी का शब्द है, लव भी। अब लव करी का प्रेम झोल आप बना सकते थे, प्रेम झोल, लेकिन झोल अगर आप महाराष्ट्र में बोलेंगे तो गड़बड़ को बोलते हैं। अच्छा। बंगाल में करी को बोलते हैं। हाँ, हमारी करी है तो वो बंगाल तक तो ठीक है, महाराष्ट्र में फिर वो गड़बड़ी है। तो मुझे लगा नहीं, लव करी ही रखो। दोनों शब्द बहुत सिंपल है, लोग समझते हैं। ट्रेंडिंग इन लव भी वैसे रखा जी, क्योंकि तब ट्रेंड वर्ड ट्रेंड कर रहा था। हाँ। ट्रेंडिंग इन लव। और फिर जो हालिया किताबें हैं, वन स्ट्रिंग अटैच्ड, हाँ, उसका नाम फोनेटिकली उससे बिल्कुल जुदा है, इश्क बाकी है। इश्क बाकी, बस 2 शब्द में। तो इस तरह नाम के अराउंड मैं ठीक ठाक काम करता हूँ, सोचता हूँ, दोस्तों से भी विमर्श करता हूँ, दोस्तों को भी सजेस्ट करता हूँ नाम। अब तो मेरे ये पूछने वाला था जी कि आप जो है नामकरण दूसरों की किताब का भी रखते हैं। मैं बताऊं कि मैं भी अपने आने वाले उपन्यास के लिए इनको टास्क दे चुका हूं कि मुझे बताइएगा, लेकिन आपने किया है कहीं होगा? नहीं, मैं क्योंकि जब तक मेरे लिए जल्दी नहीं है कि बहुत सारे दोस्तों के नाम मैंने रखे हैं। नाम बहुत बढ़िया, प्रभावशाली और विषय से मिलता जुलता हो। जैसे प्रभात रंजन जी की किताब कोठा गोई, हाँ, और किस्सा ग्राम, ये दोनों नाम इत्तेफाक से मुझसे निकले। हाँ। और आपके लिए मैं सोच रहा हूँ जी। हाँ, अभी समय है, हमारे समय पास है, जब तक है, अगर मैं कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो ये मुझे शौक है जी। अच्छा, आपने लिखा सब कुछ प्यार पे है। जब बातें अपनी शुरू हुई तो बातें जो है प्यार की तो कम, दोस्ती की ज्यादा हुई थी। छोटे शहरों की बात हुई, दोस्ती की हुई। कहानी में छोटा शहर आ रहा है जी, दोस्ती भी आ रही है, लेकिन प्यार जो है वो थीम है। और 5-5 किताबें प्यार पे ही लिख देना, ये मेरे हिसाब से कठिन काम है। तो एक ही जॉनर में टिके रहने का कोई खास कारण? दरअसल आपके पास जो है आप वही करते हैं जी, जो होता है वही देते हैं। हाँ। मुझे में है प्रेम बहुत। हाँ। और आई बिलीव इन बीइंग इन लव विद लव। तो मैं आप प्रेम से प्रेम दे चुके हैं। नहीं, मैं उस प्रक्रिया से प्रेम में हूँ जी। मतलब प्यार करते रहने की प्रक्रिया से प्रेम में हूँ जी। और हालांकि ये मास्किंग है, हर कहानियों में, हर कहानी में आप देखेंगे उसका अपना शेयर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल अंडरकरेंट है। तो अगर प्यार के नाम पे आप पिक कर रहे हैं बुक, क्योंकि प्यार सेक्लूजन में तो हो नहीं सकता, उसके पीछे कल्चर है, पॉलिटिक्स है, समाज है,
सेक्लूजन में सिर्फ तो हो नहीं सकता। तो रोमांस एक मेरा पसंदीदा जॉनर है, लेकिन मैं दूसरे जॉनर्स में भी अटेम्प्ट करूंगा एज एंड व्हेन। लेकिन अभी प्यार की इतनी कहानियां हैं, और किसी ने लिखा था कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। वाह, तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है जी। तो एक चीज, ये मेरी एक बार बहुत पहले सुदीप नागरकर से बात हुई थी, तो ऐसे एक सेशन में बात हुई थी, तो ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, और वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जब प्रेम की बात करते हो तो प्रेम का एक पैटर्न है जी, जो जिसको कि आप शायद 10-12 खांचों में रख देंगे और उस तरह उसमें खत्म हो जाता है। वो एक तरफा होगा, दोनों तरफ से होगा, कहीं घर की दिक्कत होगी, घर वाले नहीं मानेंगे, कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग का इश्यू हो जाएगा, कहीं पे वो रिश्ता बन के टूटेगा। तो इन कुछ फैक्टर्स पे हो जाता है। लेकिन जब आपकी किताबें में पढ़ता हूँ तो कंटिन्यूसली नयापन उसी प्रेम में बना रहता है, एक राइटर के तौर पे, क्योंकि काफ़ी यंगस्टर्स, पंकज जो है वर्कशॉप्स भी करवाते हैं राइटिंग की, तो कई लोग सीखना भी चाहते हैं इस चीज़ को। तो 5-5 किताबें से मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है। मेरे 2 उपन्यास राजनीतिक थे, तीसरा राजनीतिक लिखने से पहले रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में भी सेम समस्या है, पैटर्न है। तो नयापन कैसे आए, तो मैं रुक के सोच रहा हूँ। लेकिन आप जब लिखते जा रहे हैं बैक टू बैक प्रेम और नयापन हर बार लेके आ रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें एज अ राइटर ध्यान रखते हैं कि हाँ, इससे कहानी जो है बनी रहेगी क्रिस्प, और किसी को ये नहीं लगेगा कि यार ये तो वही पहले वाले ही प्रेम कहानी वैसा ही कुछ कुछ बता दिया। दरअसल मुझे लगता है यहाँ राइटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली। दरअसल अपनी ज़िंदगी में भी मैं ज़िंदगी फ्रेश रहे, नए आइडियाज़ पे काम करता रहूँ, सब कुछ नया लगे, ऊर्जा से भरा हुआ लगे, उसके अभ्यास में रहता हूँ। अब जब राइटिंग करनी होती है तो उसका ही एक टुकड़ा उठाकर स्क्रिप्चराइज करता हूँ, और कुछ कंटेंट और बनाना होता है दूसरे फॉर्म में तो उसी तरह से करता हूँ। तो मुझे लगता है सिर्फ सारी गतिविधियां हैं जो मेरी, सब एक दूसरे से साइमल्टेनियसली सिनर्जी में रहती है, तो उसका बड़ा हेल्प, उसकी मदद बहुत मिलती है। 1 2 हर कोई भी विषय और जॉनर आप उठा लें, उसमें सागर है, और इस महासागर में हम लोग प्रॉन मात्र हैं, तो उसमें बहुत काम है, बहुत एंगल्स हैं, बहुत कुछ है। मतलब अब राजनीति में भी आपकी एक जिंदगी कम है, आप सिर्फ राजनीति के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो हाँ, उसको दिलचस्प बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि कोई भी कंटेंट हो, कोई भी राइटिंग हो, उसमें ये 2 चीज़ ज़रूरी है। और मैं तो ये इंसान से मिलने के पहले भी सोच लेता हूँ, वे ऑफ लाइफ में भी, कि उसी से मिलो या उसी से चीज़ें बढ़ाओ जो या तो इंटरेस्टिंग हो या इंस्पायरिंग हो। ये 2 मेरे फिल्टर्स हैं। तो मैं लिखता भी हूँ, जो कथा भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, किस्से भी कहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई इंटरेस्टिंग भी हो, और क्योंकि मैंने अपने नॉन सीरियसनेस को बहुत सीरियसली लिया है, तो मैं गंभीर बातों को भी नॉन सीरियस तरीके से बोलता हूँ, ताकि लोग कनेक्ट कर पाएं, मुझसे जुड़ पाएं और कहानियों से जुड़ पाएं। उनको तात्कालिक प्रसन्नता तो मिले ही, और अगर वो समझ गए तो बाद में उनका आ जाता है थैंक यू का व्हाट्सएप। वाह, बहुत सुंदर। तो पढ़ते क्या है आप? मैं लोगों को पढ़ता हूँ, अपने आसपास की सिचुएशंस को पढ़ता हूँ, मौसम को पढ़ता हूँ, जंगल को पढ़ता हूँ, पशुओं को पढ़ता हूँ। जो किताब कभी लगता है हाँ ये पढ़नी चाहिए, तो जितने कम में काम चल जाए उतना पढ़ लेता हूँ, टू हैव एन आइडिया। क्योंकि एक बचपन से ये थॉट्स, इससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने पे मेरी मौलिकता प्रभावित होगी, और वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो समय बच जा रहा है। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है कि लगाऊं कि मैंने 2025 में कितनी किताबें पढ़ी जी, लेकिन मेरे पास लिस्ट है कि कितने सारे दोस्त बनाए, और बहुत ज़रूरी है पढ़ना। वैसे एक किताब भी आप पढ़ लेते हैं तो किसी की पूरी जिंदगी का क्रैक्स समझ लेते हैं। तो आऊँगा वहाँ पे भी। अभी तो इतने विचार लगातार आ रहे हैं, और इतने लोगों से मिल रहा हूँ, इतने किस्से कहानियाँ। अभी मैं पशुओं पे कुछ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इस तरह से पशु पक्षियों पे। तो कोई मेरे पास रेसिपी नहीं है कि ये मस्ट रीड बुक्स। वो हाल में कहीं बात हो रही थी, किसी ने बोला कि आप मेरे दर्शकों को कौन सी 3 किताबें बताएंगे जो पढ़ें। तो मेरा कहना है कि आपके दर्शक मेरे इंतजार में नहीं है,
कि मैं जो बोलूंगा वो पढ़ेंगे। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मेरी पढ़िए ना पहले मेरी तो पढ़िए, मैं क्यों बताऊं ये पढ़िए वो पढ़िए। मैंने इतनी लिख रखी है, अब मेरी पढ़िए अगर आपको दिलचस्पी मुझ में तो। और नहीं भी पढ़ेंगे मेरी तो कोई बात नहीं है, मैं माइंड नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन मन है पढ़ने का बहुत और मुझसे सलाह चाहते हैं तो मेरी पढ़िए। बिल्कुल ठीक बात है ये। ऐसा अक्सर मैं भी कह लिया करता हूँ, जिसको पढ़ना होता है वो जान ही जाता है इसको क्या पढ़ना है। हाँ। अच्छा, लंदन में रहे, आपने वापस आने की वजह बताई जी कि प्रेम एक था, स्वदेश देखी, लेकिन इस सब के बावजूद लोग वापस नहीं आते, क्योंकि जो भारत में जिस तरह का हम भारतीयों की तो ये अपेक्षा है, और कुछ राज्यों में तो बहुत स्पेशली वो होता है कि किसी राज्य में वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये है, गुज्जुओं का यूएस का इसी तरह का प्रेम है। भारत में साउथ इंडिया में जो है वो आईआईटी करने के बाद उनको बाहर ही जाना है। तो ऐसे में नौकरी करने के बाद, क्योंकि मैं अगर सोचूं, मैं नहीं जानता परिस्थिति क्या होती है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि वापस मेरे जाना मुश्किल होता अगर मैं कंटिन्यूस काम करता। मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ मुझे साल में 1 महीने के लिए ऑक्सफोर्ड में रहना होता था। तो जब मैं जाता था तो मुझे उस 1 महीने बाद ही लगता था कि अरे कहाँ जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, मतलब सिर्फ प्रेम ही एक कारण था या कुछ और? देखिए, प्रिसाइजली कोई भी जो घटना होती है, कोई भी हमारे स्टेप्स होते हैं, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उस समय का क्या जीवन था, क्या समाज था, तब जो सिचुएशंस थी, मेरे लौटे हुए भी 20 साल हो गए। उस समय सोशल मीडिया वाज नॉट देयर। तो जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा मोड में हम लोग रहते थे जी। अब ये जंगल में कहीं भी कोई भी पशु कुछ भी हरकत करता हुआ है तो पूरी दुनिया को पता है। तो आपका जुड़ाव है अपनी जमीन से, अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। सबको पता है कि आपका भतीजा जो अमेरिका में है उसके घर भिंडी का भुंजिया बना है। आपको पता है आपकी भतीजी जो न्यूजीलैंड में है वो मालपुआ खाने वाली है। यू नो इट, आप सब जुड़े हुए हैं। ये है सोशल मीडिया के आने के बाद की फेस्टिविटी। उस समय जब मैं गया था, जब मैं रहता था, तो हम लोग द्वीपों में रहते थे। तब बहुत महंगा होता था कॉल करना, वहाँ अपने लोग कम होते थे, तो एक फोमो भी होता था उस समय। अभी से 25-20 साल कम परिपक्वता थी, तो आगे कौन सा फैसला बेहतर होगा ये पता नहीं होता था। और दुनिया जो ऐसी बदली है, अब तो ये मेंटल स्पेस है, फिजिकल बाउंड्रीज, 1 क्लिक ऑफ द माउस एंड यू आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हाँ, तो इसलिए अब सिचुएशंस अलग हैं। तो उस समय हाँ, प्रेम एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन लौटकर यहाँ पत्रकारिता में पहचान बनाने का भी मन करता था। तब लगता था हाँ, विनोद दुआ मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और मुझे बाकी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट तब थे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद, और फिर आप धीरे धीरे जिंदगी में भी समझते हैं, हर फील्ड में जो चीज़ें दूर से जैसे दिखती हैं वो पास से अलग होती है। जो लोग राइटर बनना चाहते हैं उनको राइटर्स की जिंदगी माशाल्लाह लगती है, लेकिन उसकी जो चुनौतियां हैं वो तब समझते हैं जब राइटर हो जाते हैं। तो हर फील्ड में, सिनेमा में भी है, राइटिंग में भी है, जर्नलिज्म में भी है, कुछ भी। क्योंकि जो हम सोचते हैं पुलिस में जाना है, लेकिन जाने के बाद स्थितियां अलग हैं, और अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो हमें तकलीफ होती है। तो वो सब चीज़ें तो हैं। तो उस समय, अभी से 21 वर्ष पहले का मेरा मन जो भी सोच कर आया होगा, उसमें ये सारी चीज़ें, प्रेम है, फोमो का होना है, हिंदुस्तान में पहचान बनाने की जिद है, और फिर आपके विचार, आपकी धारणाएं दरकती हैं समय के साथ, स्थितियों के साथ, उसमें पिघल के जाते हैं विचार, और फिर कुछ और होता है आपका, आपके मन का उपचार। करेक्ट जी, ये तो है जी। अच्छा, आप बोलते बहुत अच्छा है, सुनने में मजा आता है। अब एक स्टोरी टेलिंग जो है प्रायः ऐसे लोगों की जो कि बात को बड़े अच्छे तरीके से, सामान्य सी बात को खूबसूरत तरीके से बता सके, और आपने कितनी सारी बातें आज बड़े उसमें मजेदार तरीके से, जो गंभीर था उसको मजेदार में बताया, सरल था उसको बड़ा मजेदार बना के बताया। पहले दादी नानी कहानियां सुनाती, भारत में पढ़ने का कल्चर तो कम ही रहा, ज्यादा सुनने का रहा। फिर हमें याद है कि आकाशवाणी के दौर में रात को एक आता था, फिर एक टाइम आया नीलेश मिश्रा का शो, उस पे बिग एफएम पे आता था। और अब मैं देखता हूँ स्टोरी टेलिंग जो है, वर्बल स्टोरी टेलिंग एक नए फॉर्मेट में खड़ी होने लगी है। स्पोकन वर्ड फेस्ट हो रहे हैं कई सारे।
मगर ये मार्केट अभी भी मुंबई में ज्यादा दिखता है, वहाँ कमर्शियलाइजेशन ज्यादा है। छोटे शहरों में कोशिश हो रही है, लेकिन वो ज्यादातर शेर व शायरी में खत्म हो जाती है कहानी को कहानी की तरह कहने वाला जो है वो कम है। तो मैं दो सवाल आपसे, एक तो मैं पर्सनली आपका सब पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कभी लगता है कि हाँ स्टेज पे सोलो सिर्फ स्टोरी टेलिंग जो है मैं उसको पूरी तरह से, क्योंकि आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप वो एक्सपेरिमेंट भी कभी करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 कि मुंबई में होने से क्या है कि वहाँ फिल्म आर्टिस्ट भी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी, काफी लोग जो इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है जो कि इसको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ कमर्शियल एस्पेक्ट भी हेल्पफुल है क्योंकि स्पॉन्सर आ जाते हैं वहां पर। जबकि इतने बड़े देश में जहां लोग पढ़ना भी पसंद नहीं करते मोबाइल पे, लेकिन वो स्टोरी सुन लेते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी सुन लेते हैं, वहां पर स्टोरी टेलिंग किसी और फॉर्मेट में आपको लग रहा है कि अभी टाइम है जहां ये बड़ा होगा और सिर्फ मुंबई से नहीं रहेगा या दिल्ली नहीं रहेगा, ये जाएगा जयपुर में, चाईबासा में जाएगा, ये मधुबनी में, इन शहरों में। बिल्कुल। देखिए दोनों सवाल आपके बड़े अच्छे हैं। पहले सवाल का जवाब तो दरअसल उस पर बात नहीं हुई, लेकिन ये साल उसी के लिए मुकर्रर हुआ है जी। तो जो मेरा पॉडकास्ट है स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज, मैं उसे ऑन ग्राउंड लेकर आ रहा हूँ, किससे सुनाया करूँगा डिफरेंट लोकेशंस पे, वो है मेरे मन में। और पब्लिक स्पीकिंग का शौक भी है और लाइव ऑडियंस को फील करने का आनंद एक अलग ही आनंद है, तो वो है। तो आपकी कल्पना बहुत ऑर्गेनिक है जी, एंड क्यों ना हो, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा सवाल है, बिल्कुल देखिए अपना तो देश ही किस्से कहानियों वाला और ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन वाला रहा है शुरू से ही। और आपका कहना ठीक है, मुंबई में व्यावसायिकता है, ब्रांड्स आ जाते हैं, टिकट साइजेस ठीक ठाक रखने पे भी लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी 1% एक्सप्लॉइट हुआ है पूरे देश और पूरी दुनिया में स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री। मतलब असीम संभावनाएं हैं इसमें और ये बहुत अच्छे से विस्फोट होगा छोटे शहरों में भी, और ये रेवेन्यू दायक भी बनेगा क्योंकि जो दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि लोग अब रील से बोर भी हो रहे हैं जी, उनको थोड़ी एक्टिविटी चाहिए। अब तो बहुत तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, अब तो कीर्तन जैमिंग कर रहे हैं जी। कि स्ट्रेंजर्स के साथ लंच कर रहे हैं। अभी मुंबई में एक पब में शुरू हुआ कि आइए आप अपनी कहानियां सुनाइए, लोग सुनेंगे, स्ट्रेंजर्स को सुनाइए, और तो मतलब प्रयोग हो रहे हैं। और सिर्फ मुंबई और देश के दूसरे छोटे बड़े शहर ही नहीं, पूरी दुनिया में जो प्रवासी संसार है वहाँ भी काफ़ी उत्सुकता है कि और क्या करें, हाउ टू इनोवेट योर एंटरटेनमेंट क्वेश्चन करें। तो उसमें रिलेटेबिलिटी है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है बहुत रेवेन्यूदायक होने वाला है, बहुत उर्वरक भूमि बनने वाली है ये। तो स्टोरी टेलिंग को उस तरह भी देखा जाना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, और वो प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस चल भी रही है, और व्हाई नॉट। इसी स्टोरी टेलिंग में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, हमने इसी चैनल पे एक मुंबई के ऑथर से बात की थी। उनका जो परिवेश है वो परिवेश अंग्रेजीदा है और थोड़ा सा उर्दू का है, तो ये दो उनका मिक्स है। एक तो राज्य भी उनका हिंदी भाषी राज्य से नहीं है और दुबई वगैरह में रहे तो वो कम रहे, लेकिन अब जब वो कहानियाँ सुनाते हैं तो कहानियाँ, और पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, कहानियाँ वो हिंदी में सुनाते हैं। तो मैंने इसके बारे में उनसे पूछा था तो मैं ये समझ पाया कि उनका हिंदी से प्रेम कैसे बना उनको खुद नहीं पता, बोले लेकिन बना, और वो सुनाते सुंदर कहानियाँ बिना परिवेश के भी। हिंदी पढ़ने वाले लोग हमें कम होते नजर आते हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाले, आपको लग रहा है कि स्टोरी टेलिंग जो है, क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में था तो वहां पे हमने बांग्ला के पर भी काम किया था, मुझे हमेशा लगता था कि बंगालीज जो है ना बहुत प्राइड है उनको अपनी भाषा पे, और उनके बच्चे तो बंगाली मतलब पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो जेनजी थी उसमें मैंने देखा कि बंगाली बोल तो रहे, वो भी लिख पढ़ ठीक से नहीं पा रहे, जो हिंदी में हो रहा है एग्जैक्टली वही चीज वहां हो रही है। तो क्या स्टोरी टेलिंग जो है वो भारतीय भाषाओं के लिए एक नया बूस्टअप होगा? क्योंकि वीडियो जो है अभी भी अंग्रेजी वाले नहीं चलते। आप और हम दोनों मीडिया में रहे हुए हैं, अगर डेटा को मैं उठा के देखूं तो इंग्लिश न्यूज चैनल का नंबर और हिंदी न्यूज चैनल का नंबर में कोई तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू देखें तो 1% और 26% का इस तरह का डेटा डिफरेंस आ जाता है। तो क्या लग रहा है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए ये स्टोरी टेलिंग एक नया जो प्राणदायक वायु की तरह काम करेगा? इसको थोड़ा बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। जैसे भाषा मेरा पसंदीदा विषय है जी,
भाषा जो अपनी मातृभाषा होती है वो अपनी माँ होती है, मैं ऐसे मानता हूँ। हिंदी मेरी माँ है और संस्कृत मेरी नानी है और कई और मौसियाँ हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, आई रेस्पेक्ट इट। अब हिंदी को भी आप कैटेगराइज कर लें तो एक बोलचाल की हिंदी अलग है, उसको कोई खतरा नहीं है, किसी से नहीं, क्योंकि उसको हर पीढ़ी अपनी सुविधा से अपने फॉर्म में स्वीकार रही है। उसमें अंग्रेजी के शब्दों को भी अपना रही है, उर्दू को भी, तमिल को भी, जो सुविधा मिले वो ज़्यादा लोड नहीं ले रहे, तो बोलचाल की तो रहेगी। अब है फिर हिंदी राजभाषा के तौर पर सारे सरकारी काम में, वहाँ पर थोड़ा सा मामला रुक गया है, क्योंकि वहाँ अपडेट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, अभी भी अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, आग नहीं जला रहे हैं। तो उस क्लिष्ट भाषा को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके अगर सरल करें तो उसके टेकर्स बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है जी, है ना। फिर ज्ञान विज्ञान की भाषा, अब बहुत लोगों का तर्क होता है कि हिंदी में मेडिकल साइंस कैसे पढ़ाएंगे। अभी हाल में मैंने रूस से लौटे अपने एक दोस्त से बात की, वो यूक्रेन में पढ़ के आए हैं मेडिकल। मैंने बोला वहाँ इंग्लिश में पढ़ाते हैं? उन्होंने बोला नहीं, रशियन में। तो आपको तो आती नहीं आती नहीं थी। उनका सिस्टम है कि पहले साल वहाँ की भाषा पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको मेडिसिन पढ़ाते हैं, जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो रशियन। तो हम ये हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हमारे हर जिले में एक वहाँ की मातृभाषा में पढ़ाया जाने वाला विश्वविद्यालय हो? क्यों ना वहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की वहाँ की मातृभाषा में पढ़ाएं? क्यों ना हम गांधीयन मॉडल ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस पे काम करें जी। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। तो ज्ञान विज्ञान में भी उसका स्कोप है, तो उस पे जो है पॉलिसी लेवल पे लोगों को काम करना ही पड़ेगा। सिर्फ 14 सितंबर मनाने से नहीं होगा। जब कुछ हिंदी के प्रैक्टिशनर दूसरे हिंदी के प्रैक्टिशनर को हिंदी में मैसेज लिखते हैं कि हिंदी में ही काम करो तो उससे ग्रो करने की जरूरत है। और मैं हिंदी से प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी से नफरत है और उर्दू से घृणा है जी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं सबसे प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं इस परिवार से हूँ, हिंदी के परिवार से हूँ, जो मैं सबसे प्रेम है। मैं क्यों दुश्मनी रखूं कि इफ आई लव समवन इट डजंट मीन आई हेट अदर्स। तो भाषा को थोड़ा दोस्तों की तरह देखने की आवश्यकता है। जहां ये दोस्ती बढ़ी तो कम्युनिटी भाषाओं की बड़ी अच्छी बनेगी और खतरा टल जाएगा, क्योंकि हिंदी को ना अफवाहों से बचाने की जरूरत है और मठाधीशों से बचाने की जरूरत है। मैं सहमत हूँ इस बात से। अब इसी में जब भाषा की बात आती है, आप चूंकि दोनों भाषाओं में खुद ही लिखते हैं जी, और सामान्य तौर पे मैंने ये देखा कि प्राय हम सब जो है, कम से कम नॉर्थ में तो स्पेशली हम लोग दोनों भाषाओं में, क्योंकि हमारी पढ़ाई उस तरह से होती है और परिवेश हमारा हिंदी का होता है। इसके बावजूद जब लिखने की बारी आती है तो हर व्यक्ति एक भाषा चुनता है, दूसरी जानने के बावजूद भी लेखकों के केस में वो अनुवाद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। मेरा हिंदी में लिखने का कारण ये है कि तमाम जगहों पे ऑक्सफोर्ड सब होने के बावजूद हिंदी मेरे लिए भी काम की भाषा है, वो मेरी सोचने की भाषा नहीं है। आप कैसे उस चीज को प्रैक्टिस कर पाते हैं कि दोनों भाषाओं में उतनी ही सहजता से कमांड बनती है और दोनों में खुद ही लिखते हैं, अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती? तो शौक और अभ्यास जी, शौक है पर अभ्यास में रहता हूँ बस, और कुछ है नहीं लंबा चौड़ा ज्ञान इस पे। मेरा शौक है और अभ्यास करता रहता हूँ जी, तो स्वतः स्फूर्त है, चीजें होती रहती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। आखिरी प्रश्न जी, बुक्स का प्रमोशन कितना जरूरी है? क्योंकि काफी जगह पर इसको जी खराब माना जाता है, स्पेशली उनको जो लिटरेचर साइड में ज्यादा है, जो हम लोगों को लिटरेचर का मानते ही नहीं है, लेकिन वो लिटरेचर साइड में है, वो अक्सर ये मानते हैं कि नहीं, जब किताब लिख दी जाए तो उसका प्रमोशन ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें समाज की एक समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल अपने समाज में ज्ञान का जो पर्पस है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना है, उसको लोग डिफीट कर रहे हैं। ज्ञानी लोग खुद को दम्भी रखकर वो लोग जज करते हैं, उनको लगता है वो लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उससे ब्रह्मा करते थे या वो ठीक है और वो जज करते हैं, और वो उनके लिए ये सब मार्केटिंग प्रमोशन इन शब्दों तक तो जाइए मत, मतलब वो तो अलग लेवल पे उनका दम्भ है, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी किताब के बारे में जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये किताब आई है? जब तक उसको पढ़ा नहीं जाएगा कैसे पता चलेगा वो कैसी है?
और अगर आपको अपनी किताब के बारे में जागरूकता नहीं फैलानी है, आप डायरी लिखिए। आप जिस दिन आपने तय किया कि आपकी किताब छपनी चाहिए, तो फिर लोगों को भी तो पढ़ना होगा। प्रकाशक क्यों छापे? फिर लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? उनको पता तो चले। कोई भी नहीं पढ़ेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, तो वो बुरी भी है, ये कैसे पता चले? तो हम लोग खामखा जजमेंटल हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस को लेके कि मार्केटिंग वाला इंसान है, सेल्स वाला बंदा है। ये सब बेकार की बातें हैं। आपके मन में कहानी है, आपने लिखी, आप चाहते हैं कि ये छपे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, तो किताब के बारे में अवेयरनेस तो फैलानी होगी। अब तो हम लोग सोशल मीडिया के दौर में हैं, तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास आ गए हैं निःशुल्क। और अगर आप ठीक ठाक बोल सकते हैं, सारे सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी बनाने लगते हैं, उससे जुड़ी और चीज़ें करते हैं। और बेहद ज़रूरी है, इसके बिना तो आप कुछ अन्याय कर रहे हैं अपनी उस मेहनत से जो आपने लिखने में और प्रकाशक ने उसे छापने में लगाई। चलते चलते जो नई पहचान आपने बनाई एज अ पॉडकास्टर, स्मॉल टाउन बिग स्टोरीज, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और कई लोग ये कहते हैं कि पीडी का ना क्रिएटिव नहीं, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। तो क्या ये प्योर कमर्शियल है और कोई पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि आजकल एक पॉपुलर माध्यम है और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं तो खुद भी पैसे कमाने के लिए ही करना चाहता हूँ। लेकिन प्रश्न आता है तो मैंने आपके सामने प्रश्न डाला। तो किसी भी आदमी के लिए जो मैं इसमें चाहूंगा कि एक तो मैं उस पॉडकास्ट का आइडिया चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स छोटे शहरों में, उनके लिए बहुत बड़ा मीडियम है। जो हमने बात की कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप मुंबई बैठे, हम लोगों के पास कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जी। वही छोटे शहर का लड़का, कोई पैक्स, वहां से चाहता है कि मैं अपने ही बेतिया में बैठ के या मैं झुंझुनू में बैठ के और मैं पंकज दुबे की तरह अपने छोटे शहर से बड़ी कहानियां बताऊं। क्या करेगा वो? तो सवाल क्या है कि सवाल एक तो मैं दोनों सवाल को साथ जोड़ दिया मैंने। पहला तो मैं आपके पॉडकास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, और सेकंड अगर वो भी ये करना चाहे तो क्या करेगा? देखिए, एक तो इन सारी बातों में जो 2 पैराग्राफ का आपका सवाल है जी, जो बात मुझे याद रह गई कि कुछ लोगों का कहना है कि ये पैसे कमाने के लिए करता है। वहां से शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसे कमाना भी एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है, वो भी एक बहुत जरूरी काम है। 99% जो काम है जिंदगी के पैसों से ही होते हैं। हाँ। तो सभी कमाएं, सभी कोशिश करें, व्हाई नॉट। और दूसरी बात है, आपका जो पेशा है, कंटेंट क्रिएशन हो, लिखना हो, आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे? कैसे? क्या हम लोग अभी भी उस दौर में हैं जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में हर अमीर आदमी बुरा होता था? क्या नायक सिर्फ ड्राइवर होता था जिसको मालिक की बिटिया से प्यार हो जाए जी? क्या हर अमीर आदमी खलनायक होता है? हम उस दौर में नहीं है। हम तो ग्लोबलाइजेशन के बाद भी बहुत साल हमारे गुजर गए। अब तो स्टार्टअप्स का दौर है, अब तो सेल्फ मेड बिलियनर्स का दौर है। और पैसे कमाने की कोशिश को अगर मार्जिनलाइज किया जाए या ट्रिवियलाइज किया जाए तो वो तो खुद की समझ पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बिना अर्थ के, बिना अर्थव्यवस्था के तो सारी चीजें चरमरा जाएगी जी। तो इस तरह अब चंडीगढ़ में कोई पीडी के बारे में क्या कह रहा है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? विच इज़ फाइन। ये बहुत बढ़िया है ये ट्रेंड। पॉडकास्टिंग में ये हुआ, मैं अभी हाल में गया था इंदौर, पिछले साल गया था इंदौर जी, या उसकी भी पहले। वहाँ कोई मिले मुझसे, मेरी किताबें लेके आए थे कुछ बातचीत करने। उन्होंने बोला मैंने आपका पॉडकास्ट सुना पहले, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने आपके बारे में रिसर्च किया तो पता चला रहे आप तो राइटर हैं, आपकी इतनी किताबें, फिर आपकी किताबें में वही पढ़ने लगा, वही लेके आया हूँ। सो पीडी हैज बीन रीडिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ हिज पॉडकास्ट। ये ताकत है ऑडियो विजुअल मीडियम की। आज क्या है, पैंडेमिक के बाद से कंजम्पशन पैटर्न बदला है दुनिया का। अब थिएटर लोग कम जा रहे हैं और लेट कर मोबाइल में रील्स ज्यादा देख रहे हैं। तो अब टेलीविजन भी कई बार, कई दिन, कई परिवारों में टीवी सेट ऑन नहीं होता है, हर कोई अपने अपने मोबाइल पे लगा है। कंजम्पशन पैटर्न ही बदला है और लोग देख रहे हैं छोटे छोटे फॉर्म में। उसमें भी पॉडकास्ट को पेनिट्रेट होने का बहुत मौका मिला। पॉडकास्टिंग के लिए बहुत तामझाम की भी जरूरत नहीं है। आपका एक सवाल था कि छोटे शहर कस्बे में कैसे करें, लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं।
दो मोबाइल लेके और एक गेस्ट पे रख लिया, एक होस्ट पे रख लिया, सवाल जवाब। पैसे वाला प्रश्न मैंने इसलिए डाला था जी जी। क्योंकि वो छोटे शहर का लड़का भी सिर्फ पहचान बना नहीं है, वो पैसा भी कमाना चाहता है। हाँ, ये तो सब मैंने जिसमें ऐड मिली-जुली किया, चीजें। हमने जो ऐड किया कि आपके मेरे पास एक सुविधा है बड़े शहर में क्योंकि रिसोर्सेस आसान है। आसान है। क्या कोई ऐसा तरीका है जहां चाहे छोटे सोर्स से भी, जैसे उसने कॉस्ट कम कर दी मोबाइल से बना के, लेकिन कमर्शियलाइज करने का उसके पास क्या तरीका है, कैसे वो पैसा अब तो कमा दुनिया सके? भर के DIY आ गए हैं, डू इट योरसेल्फ वीडियोस। जी। हाउ टू मोनेटाइज आप डालेंगे यूट्यूब पे और 10 तरह के आपको रास्ते बताए जाएंगे। लोग ट्राई भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं कि उनके फॉलोइंग्स बढ़ गई। और जो पॉडकास्ट में 3 मैक्रो लेवल पे देखें तो स्ट्रीम्स हैं रेवेन्यू के। जी। एक तो एक्स नंबर ऑफ आवर्स, वॉच आवर्स हो गए और इतनी फॉलोइंग हो गई तो एक छोटा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है आपका। दूसरा है कि ब्रांड सिनर्जी, कि जिन लोगों को आपका सेगमेंट पसंद आ रहा है, आप जिन लोगों के लिए पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी अगर उनके लिए भी टारगेट ग्रुप है तो वो पैसे लेके आ रहे हैं कि भाई हमारा नाम भी बोलिए, दिस प्रेजेंट्स XYZ। हाँ। और तीसरा है, कई लोगों को शौक है कि वो काम कर रहे हैं, उनको पहचान चाहिए, अब उनको पॉडकास्ट पे आना है, वो फी भरना चाहते हैं कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए और मुझे बुला लीजिए। तो वो भी चल रहा है समाज में। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें लेजिट तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं व्यवस्थित। और वो अब तो करोड़ रुपए कमाने वाले भी महीने में यूट्यूबर्स हैं और एक अलग ही डायनामिक्स है। और छोटे शहर बड़े शहर, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी जो है वो अब नहीं रही, अब कॉन्सेप्ट्स हैं। स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज जो मैं करता हूँ, अब वो उन्हीं सारे जितने उसमें आते हैं हमारे गेस्ट स्मॉल टाउनर्स, वो बड़े शहरों में कमाल कर रहे हैं छोटे शहरों से आके। छोटे शहरों के बड़े किस्से बन गए हैं वो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरा पसंदीदा एरिया है स्मॉल टाउन्स। पूरी कम्युनिटी मैंने बनाई है, मैं खुद स्मॉल टाउनर हूँ और अब जो ऑन ग्राउंड स्टोरी टेलिंग भी करूँगा, स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज ही कॉन्सेप्ट पर आगे करूँगा। पंकज जी, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। जब भी पहले, चूंकि हमारी पर्सनल भी मुलाकात हो जाती है तो हमें मौका मिलता है कि हम रात रात भर बैठ के गप्पे मार सकें। गप्पे मारे, कहानियाँ। हाँ, लेकिन पॉडकास्ट की एक समय सीमा है जी, तो आज हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरी सवाल मैंने आखिर में इसलिए रखा था क्योंकि बहुत से युवा छोटे शहरों में जानना चाहते हैं कि भैया हम लोग कैसे आगे बढ़े, और हम लोगों को जो हम लोग छोटे शहरों से निकले हैं वो देखते हैं कि हाँ क्या हम कर सकते हैं। तो मैं श्योर हूँ कि आपके जवाब से उन लोगों को एक नया रास्ता दिखा होगा। नहीं भी दिखे तो फिर ट्राई करेंगे। कोशिश तो करेंगे। कोशिश तो करेंगे। क्लेम्स है नहीं ज्यादा जी। तो बट ट्राई करने से चीजें, हम ये मानते हैं कि उसने सुना, हो सकता है पहली बार असर ना हो, लेकिन हर किसी की कही हुई बात आपके दिमाग में रहती है। बिल्कुल। वो कितने साल के बाद आपको क्लिक करेगी आपको नहीं पता, कब रिएक्टिवेट हो जाए वो। जी, वो या उस आइडिया से उसको एक नया आइडिया आ जाए। तो हमारी जो बातें आज हुई है, हो सकता है इन बातों से आज कुछ न निकले, किसी और दिन निकले, या हमारी बातों से एक नया थॉट आए जो कि आपको अपने छोटे शहर में रहते हुए एक बड़ी कहानी बनने का मौका दे। तो मेरे साथ थे पंकज दुबे जी, जिनके की उपन्यास हैं, प्रेम उपन्यास, जिनके बारे में हमने बात की। सारे उपन्यास पेंगुइन रैंडम हाउस से आए हुए हैं, हिंदी में भी उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। तो ये समस्या नहीं है कि आप किस भाषा में पढ़ें, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में पढ़ें। और पंकज जी को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि पैसे कमाएं और अपने छोटे से शहर से एक बड़ा नाम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण हिंदी है हम, और ये बातें अच्छी लगी तो यार अच्छी बातों को अपने पास नहीं रखते हैं, उसको शेयर कर देते हैं। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।